First of all, I welcome our banking guru. जैसे वो टैक्स गुरु, जीएसटी गुरु, अब चोपड़ा जी हमारे बैंकिंग गुरु हैं। तो ऐसे ही अनिल शर्मा जी हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीकर, इधर ऑन फेमा, डिसिप्लिनरी और अदर मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट। He is economy guru. हाँ जी, He is economy guru. इकोनॉमी गुरु। ठीक है। संजीव चौधरी जी हमारे पास्ट सेंट्रल काउंसिल मेंबर, संजय अग्रवाल जी हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर काउंसिल मेंबर, जिनके लिए ये सारा तामझाम हम कर रहे हैं। और राकेश सोनी जी और जोगेश बंका जी जो हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं, नीलकांत जी, इंद्रजीत सिंह जो भी पैनलिस्ट में हैं। इसके अलावा 76 पार्टिसिपेंट जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका वॉइस ऑफ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करता हूं कि आज जो हमने ये प्रोग्राम रखा है इसके कारण हमारा मई का आगाज हो सका, क्योंकि अदरवाइज ड्यू टू बैंक ऑडिट हमने एक महीना कोई प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर बिजी इन द बैंक ऑडिट्स। नाउ इन द मंथ ऑफ May we have planned 6 programs, rather 2 we are covering today. First is the impact of the networking judgment which is recently delivered by the disciplinary committee of the ICI related to networking, related to disciplinary proceedings of networking of the 3 firms of the EY. We will have the views from our learned speakers, Shri Amarjit Chopra ji, past president ICAI, Shri Anil Sharma ji, and of course Sanjeev Chaudhary ji. He will also add on his views at the end about the impact of these judgments, whether it impact us or not, or impact the profession as a whole, or whether it will be we can have some precautions for our firms from this judgment, so that in future we could not be in some trouble like them. We will learn these things from our learned speakers, and I have also requested Shri Amarjit Chopra ji to cover the next topic, which is also relevant to this. Commonly errors while auditing the financial, either may be from the point of view of the NAFRA or disciplinary committee, so that this is the time हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आज की डेट में बैलेंस शीट्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। मोस्ट ऑफ लिस्टेड कंपनियों की तो वैसे ही 31 मई डेट है, अदर्स की भी अदर एक्ट्स के हिसाब से किसी की जून, किसी की जुलाई, हमने वो बैलेंस शीट्स फाइनल करनी है। तो किन चीजों का हम ध्यान रखें कि फाइनेंशियल में, नोट्स ऑन अकाउंट्स में हम उन चीजों को रिपोर्ट कर सकें, जहां हमारी ऑडिट रिपोर्ट में उन चीजों को रिपोर्ट कर सकें। तो इसके ऊपर भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि चोपड़ा साहब से कि वो हमें इसमें कवर करेंगे। बाकी फर्दर मैंने टॉपिक आपको अनाउंस किए हुए हैं 1010 BB पे, देन जीएसटी के ऊपर जो शो कॉज नोटिस के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो स्टैंडर्ड पीरियड है गवर्नमेंट का अंडर द एव ऑफ अंडर द गार्ब ऑफ आई विल से कोरोना पीरियड, where there is no corona from the last 3-4 years, but they are extending it blanketly. So Punjab and Haryana High Court has stayed all the orders as well as show cause notices related to GST assessments और proceedings for the assessment year 17, 18, 19 और 19-20 इधर इट में। तो उसके रिगार्डिंग भी हम प्रोग्राम करेंगे, और भी बहुत प्रोग्राम लाइंड अप है। मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनके लिए हमने इतना तामझाम किया है, संजय अग्रवाल जी के लिए, कि उनको वो हमारे काउंसिल के मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं, 31 अगस्त तक ही बोल सकते हैं, उसके बाद तो फिर मैंने ही बोलना है। तो मैं उनको बोलूंगा कि वो 2 शब्द बोलें, तो फिर उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करें। नमस्कार सबको, चोपड़ा जी को शत शत नमस्कार, अनिल शर्मा जी को भी नमस्कार, और संजीव भाई को स्पेशली जो है पार्टिसिपेंट में चुपचाप बैठे थे तो मैंने कहा कि नहीं इनको पैनिस बनाओ। अभी मैं और बहुत सारे देख रहा हूँ, ये कंट्रोल रूम अश्वनी के पास रहता है इसलिए ज्यादा बोलता नहीं हूँ। और इंद्रजीत जी, नीलकांत जी हमारे प्रमोटर, और सोनी साहब और योगेश जी, आप सबको बहुत बहुत। ये एक स्पेसिफिकली कोई ऐसा
नहीं है कि हम कहीं कोई किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट प्रिकॉशंस किसी किसी चीज के अंदर मस्ट है। तो अभी ऐसा मेरे को बताया गया कि शायद ये जो रिस्पोंडेंट इस जजमेंट की वजह से जो लोग हुए वो कहीं हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन अभी कोई जजमेंट हमारे उसमें अभी कहीं ऐसी नहीं आई है जो कि जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सो इसलिए जो है वो एज ऑन टुडे जो हमारा डिसिप्लिनरी का ऑर्डर है वो स्टेट नहीं है। और आज ही मुझे ऐसा पता लगा है कि जो मेन रीजन जिसकी वजह से ये स्टे सीक हो रहा था वो था कि हमारी एपेलेट ट्राइब्यूनल अभी फंक्शन नहीं है। तो एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर भी मेंबर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों अपॉइंटमेंट आ गए हैं। नाम उनके अभी नहीं अवेलेबल है मेरे पास, बट मुझे ऐसा बताया गया है कि वो सब अवेलेबल हैं और सब अब बेंच भी हमारी जो है फंक्शन 2-4 संजय दिन जी में वो कल एपेलेट आ गए। ट्राइब्यूनल हो जाएगी। संजय जी वो कल आ गए और हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड उनको उनका वो बनाया है। हाँ उन्होंने जी, हाँ जी, चेयर। इलाहाबाद के, हाँ जी, हाँ जी, इलाहाबाद के हैं। हाँ जी, और 2 मेंबर भी नए आ गए हैं। हाँ जी। तो समाउ ये फंक्शनिंग भी शुरू हो जाएगी और ये सब ऑर्डर वहाँ सब टेस्टेड होंगे। बट इन एनी केस इसकी शुरुआत जैसे कि चोपड़ा जी इसको बताएंगे कि 2010 में जब प्रेसिडेंट थे चोपड़ा सर, तो उस टाइम जो है ये सब शुरू हुआ था। और मेरे बाद संजीव भाई भी उसके अंदर काउंसिल में आए। तो ये जो कई चीजें ऐसी थी जो जैसे जैसे इंस्टीट्यूट उसको पॉइंट आउट करता था, जैसे कि सेम कार्ड, सेम एड्रेस, सेम मोबाइल नंबर्स, सेम प्रीमिसेस, और उसकी वजह से जो ये नेटवर्किंग पार्टनर्स टाइप थे, तो वहां पे क्या जो है वो कर सकते थे। जो क्लॉजेज, जो मेन क्लॉजेज थी कि भाई शेयरिंग है, अटैचमेंट है, या जो है आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट नेटवर्क में हम लोग आ सकते हैं, साइन कर सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो इन चीजों के अंदर कवर हो रहे। ये मैटर मैं थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा कि ये मैटर जो है वो मिनिस्ट्री भी गए, मिनिस्ट्री से आगे सुप्रीम कोर्ट में, सुकुमार में भी आज की डेट में भी इनकी पेंडेंसी है। और ये जो एचपीसी की रिपोर्ट थी इसको वहां पे भी करा, और मैं उसमें वन ऑफ द मेंबर था। हमारे पास प्रेसिडेंट सुबोध अग्रवाल जी उस टाइम जो काउंसिल मेंबर थे वो उसके अंदर जो है वो कन्वेनर थे, और आई वाज वन ऑफ द मेंबर जिसको मुझे चोपड़ा सर ने ही बनाया था। मैंने अपनी, हमेशा जैसे कहता हूँ कि अपनी आर्टिकलशिप काउंसिल की इनके अंडर शुरू करी थी। तो आज मैं इस चीज को बहुत मतलब एक अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सेम चीज को आज एनालिसिस करने के लिए चोपड़ा सर ने एग्री किया हमारे फोरम पे, वॉइस ऑफ सीए के और हमारे सीए एसोसिएशन पे। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इस चीजों को हम लोग आज एनालाइज करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, आप आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच सर। आज जल्दी में मैं रिज्यूमे भी प्रोफाइल भी नहीं ले पाया चोपड़ा साहब का और अनिल जी का। हालांकि चोपड़ा साहब को सब जानते हैं क्योंकि ही इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीआई, मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीकर ऑन एवरी टॉपिक, हैज बीन द मेंबर ऑफ नफरा एंड ऑन द बोर्ड ऑफ मेनी कंपनीज as well as has been on the board of many banks as well. I will request Shri Amritji Chopra ji to kindly start on the topic, sir. मेरी और अनिल जी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पहले अनिल जी बोलेंगे, पर मैं बिफोर अनिल जी स्टार्ट्स बेसिकली मैं एक चीज जरूर सर कहना खाली चाहता की नोट दे दो पहले। हूँ। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ सिर्फ अच्छा जी। कि लेट अस नॉट व्यू दिस पर्टिकुलर एंटायर प्रोग्राम कि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष जजमेंट पे। इसका पूरा पर्पज यही है समझना कि हमारे प्रोफेशन में कुछ लोग क्या कर सकते थे, क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर सकते थे, और ये जो जजमेंट भी आई है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि जब सत्यम की जजमेंट आई थी, जब सत्यम हुआ था,
उस वक्त सरकार की एक्सपेक्टेशन थी कुछ इंस्टीट्यूट से, और उन्होंने ये कहा था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त 2 स्कैम हुए हिंदुस्तान में और दोनों में बड़ी फर्म्स इन्वॉल्व थी। एक तो जीटीबी का था और एक सत्यम का था। दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू बी इन। उस वक्त सरकार की कुछ अपेक्षाएं थी और इसीलिए शायद ये कमेटी का गठन हुआ, जो पहले सुबोध जी हेड कर रहे थे, उसके बाद संजय जी को मौका मिला। उसका पर्पस एक ही था कि जो हमारी नेटवर्किंग गाइडलाइंस थी या जो हमारे यहाँ पे इथिक्स थी, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट था, क्या कुछ फर्म्स वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही हैं या नहीं फॉलो कर रही हैं, या सरोगेट मैनर में, मतलब कि छुपते छुपाते उन प्रैक्टिसेस का उल्लंघन कर रही हैं, उन गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। बेसिक पर्पस ये था। और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात की गई उस वक्त इन फॉर्म से, और सिर्फ इनसे ही नहीं कलेक्ट हुई, कुछ और फॉर्म से भी कलेक्ट की गई है इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन के संदर्भ में ये देखा जाए इसमें क्या हुआ और क्या किसी तरीके की कोई अवहेलना हुई इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस की या नहीं हुई। दैट वाज द बेसिक पर्पस। अगर आप जजमेंट भी देखेंगे तो वो 4 क्लॉजेस पे खास तौर पे कवर कर रहा है। वो शेड्यूल 1 के क्लॉज 2 को, क्लॉज 5 को, क्लॉज 7 को, और शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में उसका जो क्लॉज 1 है उसको कवर कर रहा है। मेनली इन क्लॉजेस को वो कवर कर रहा है, जिसके तहत बात शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स की गई है, या रेफरल वर्क की गई है, या एडवर्टाइजमेंट इन ए सरोगेट मैनर की गई है, या ऐसी कोई बात हो जिससे कि इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइंस हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी अवहेलना हुई हो, वो शेड्यूल 2 के अंदर फॉल कर रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि किसने क्या किया, और ये भी नहीं है कि ये ठीक था या गलत था। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस वक्त ये किया गया उस वक्त ये परमिटेड नहीं था। और आप पूरी जजमेंट भी अगर पढ़ेंगे, क्योंकि जो इनकी रिस्पोंडेंट की तरफ से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने अपने कार्ड्स बदल लिए या और चीजें बदल ली। सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये हुआ, जब जब ये बातें हुई, या जिस वक्त ये एग्रीमेंट्स मांगी गई, जिस पीरियड की ये एग्रीमेंट्स मांगी गई, उसमें वो शेयरिंग की बात भी है, और कुछ कागज तो दिए नहीं गए इंस्टीट्यूट को इन एनी केस। शायद वो एग्रीमेंट अगर सामने होते तो शायद और भी साफ तौर से बात सामने आती। तो मैं इसको किसी व्यक्ति विशेष से या फर्म विशेष से नहीं देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई भी और फर्म अगर ये कर रही है या करती है, तो मेरे ख्याल में वो भी उतनी ही गिल्टी है जितना कि कोई और गिल्टी होगा, फॉर दैट मैटर। सरोगेट प्रैक्टिसेस किसी भी फॉर्म में कोई भी फर्म करे, ए करे, बी करे, सी करे, डी करे, मेरे ख्याल में सबके ऊपर वही लागू होना चाहिए। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। और जो संजय जी ने कहा कि हाई कोर्ट में वो गए हैं, हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लेने की बात की, और स्टे इस बात पे मेनली था कि भाई जो हमारी एपिलेट अथॉरिटी थी वो नॉन फंक्शनल थी। वो मेरा ख्याल फंक्शनल हो गई, क्योंकि उसमें नाम भी आ गए मेंबर्स के। उस बात पे भी मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, क्योंकि जजमेंट आ गई है। जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन स्टेट है, जजमेंट पे कमेंट्स करना स्टेट नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक बार अगर जजमेंट आ जाती है तो कोई ये कहे जी इसके ऊपर चर्चा भी नहीं होगी, इसके इश्यूज को भी नहीं टटोला जाएगा, वो बात नहीं है कहीं के ऊपर भी। उन्होंने इंस्टीट्यूट को ये बोला होगा कि भाई आप अपना वहां से जो आपने अपने यहाँ पे वेबसाइट पे जजमेंट डाल रखी है उसको उतार लीजिए, उसको मत दिखाइए। परंतु ये कहीं पे नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी भी मामले में, कोई पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, अगर कोई जजमेंट स्टे होती तो उसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि आप चर्चा भी नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो चर्चा तो होनी भी चाहिए। चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए कि जो बाकी फर्म्स भी हैं हमारी, उनको भी ये पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते, किसी स्टार्ट के ऊपर क्या नहीं लिख सकते। और ऐसा भी नहीं कि बाकी फर्म्स के लोग ये अवेलना नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। परंतु अगर नॉलेज में आता है तो उसके ऊपर अगर एक्शन लेना बनता है तो एक्शन लेना बनता है।
वो इंस्टीट्यूट की तरफ से इंस्टीट्यूट का हक भी है और इंस्टीट्यूट का दायित्व भी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने हमेशा ये कहा कि इंस्टीट्यूट इज ए रेगुलेटर, इंस्टीट्यूट इज नॉट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मोस्ट ऑफ अस and particularly some of the politicians feel that we are an association. We are not association. We are there to regulate the profession for that matter. And I think whatever has been done, it is basically with a view to regulate the profession as on a particular period for that matter. और ये चेतावनी है बाकी फर्म्स को भी, सारी फर्म्स को। मैं 100% फर्म जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं कि भाई आप कुछ काम नहीं कर सकते, आप शेयरिंग नहीं कर सकते नॉन मेंबर्स के साथ किसी भी संदर्भ में। आज मैं अगर बात करना चाहूं कि दुबई में आप क्या पार्टनरशिप कर सकते थे आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले? The answer is no, because if you are forming a partnership in Dubai, or if you are starting a particular firm in Dubai in the name of the chartered accountancy, in the Indian chartered accountant firm name, you had to share some profits with the Dubai citizen who may not be necessarily a chartered accountant. तो ये सब चीजें, ये कोई कह सकता है कि ये सब प्रोविजन आउटडेटेड है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है आज के दिन की। मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हो सकता हूं इन बातों के साथ कि शायद कुछ प्रोविजन आज के डेट में आउटडेटेड लगेंगे, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ये समझते हैं कि आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट करना परमिटेड है, अगर आज इंस्टीट्यूट ने ये कह दिया कि आप जाके ग्लोपैक में या कहीं और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अपने स्टॉल भी लगा सकते हैं, अगर इंस्टीट्यूट ने जिस वक्त कहा और जिस वक्त परमिट किया, हालांकि उसमें मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोड ऑफ कंडक्ट तब भी यही था, काउंसिल कैन नॉट ओवरराइड द कोड ऑफ कंडक्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बेसिकली आप शेड्यूल जब तक चेंज नहीं होता आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते थे, परंतु काउंसिल ने परमिट किया। क्यों परमिट किया, गवर्नमेंट ने उसमें क्या क्या उसका एक्शन लिया, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु जब तक कोई चीज है, जब तक एक्ट के अंदर कोई चीज है और जब तक वो एक्ट बदलता नहीं, तब तक अगर आप वो बात नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। उसकी डिजायरेबिलिटी पे कोई वो नहीं है कि आप ये कहें साहब ये तो होना चाहिए था, ये आज के संदर्भ में परमिटेड होना चाहिए था। परमिटेड होना चाहिए था, जब परमिट होगा उस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जब तक परमिटेड नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के साथ जो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके साथ आप प्रॉफिट शेयर कर सकें, आप उसको कोई रेफरल फी दे सकें, क्योंकि रेफरल फी के अपने कुछ और इम्प्लीकेशन है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज देयर कैन बी वेरी आई थिंक देयर कैन बी लॉट मेनी अदर इश्यूज। क्या आप किसी फॉरेन नेटवर्क से कंट्रोल हो सकते हैं? आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इश्यूज व्हिच हैज बीन actually defined, because if you are sending the money, receiving the money for that particular matter, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत वो है अगर आप यहां से फंड रिमिट कर रहे हैं, वहां से फंड ले रहे हैं, then there is a problem, and the basis of that, I think that's very important. What is the basis of sending that money? आपने वाकई में कॉस्ट टू कॉस्ट किया है या कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट डाल के भेजा है, वो तो कौन जस्टिफाई करेगा? वो जस्टिफाई फर्म्स को ही करना पड़ेगा, जो भी फर्म कर रही है बेसिकली। तो मैं इतना कह के अभी रुक रहा हूं और अनिल शर्मा जी को ये बोलूंगा कि अनिल शर्मा जी आप अपना आगे चलाएं, उसके बाद फिर जो डिस्कशन होती है दैट विल टेक केयर ऑफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल शर्मा जी से, ये हमारे बड़े प्रोमिनेंट स्पीकर भी हैं, जैसे मैंने पहले कहा, he has visited many branches at my time when I was the chairman. He has delivered lecture on Companies Act as well as FEMA. जैसे चोपड़ा जी ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट में ये हमारे इकोनॉमिक्स कम भावी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में हम इन्हें देखते हैं, ये बहुत प्रोएक्टिव हैं उसमें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल शर्मा जी से कि वो डेलिब्रेशन स्टार्ट करें इस टॉपिक पे। सर या थैंक यू। सी सिंस अभी हम बहुत स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहे हैं और हो सकता है कि हमारे में से बहुत से ऐसे मेंबर्स हों जिन्होंने इससे पहले डिसिप्लिनरी कमेटी के डिसीजंस को बहुत अच्छी तरह से डाइसेक्ट करके ना देखा हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत बेसिक बातें मैं करना चाहूँगा। इनफैक्ट मैंने भी इस केस को इसी तरह से समझा है, जैसे अभी चोपड़ा साहब ने तो बहुत जो बात कही वो ये जानते हुए कि उनकी बैकग्राउंड है, उनकी वो इस तरह के केसेस से ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सो देखिए, ये जो पर्टिकुलर केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक ऑर्डर डिसिप्लिनरी कमेटी जो
चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की सेक्शन 21B के तहत फॉर्म होती है, उसने ये ऑर्डर पास किया है ऑन 25 अप्रैल 2024। और इस ऑर्डर में जो मेन जो जिन मुद्दों पर डिसीजन आए हैं वो थोड़ा सा चोपड़ा साहब ने टच किया, वो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट 1 एज वेल एज सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 आल्सो। तो ये पहले मैं आपको जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो हैं SR बॉटली बाय एंड एफिलिएट्स। एक बार शर्मा जी, जी नाम शायद ना लें तो ठीक रहेगा। नहीं, कोई इसमें चलिए ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। और उनकी अभी टैक्स सूत्रा की मेल आई है बड़ी डिटेल्ड। ओके, नो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। और उनके 5 उनकी उस नेटवर्क में जो इंडियन उनका नेटवर्क है उसमें 5 मेंबर हैं। और जो उनकी ओवरसीज एफिलिएट है या उनकी ओवरसीज जो नेटवर्क है वो है। तो इस तरह से ओवरसीज नेटवर्क के साथ जो इंडियन नेटवर्क है उसकी 3 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। और उन 3 कंपनियों के साथ एक ऐसे मेंबर जो इन तीनों कंपनियों में कॉमन थे। तो और उसमें ये डिसीजन जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने लिया कि प्रिज्यूमिंग दैट ही इज द वन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर आंसरेबल टू ऑल द 3। तो इस तरह से 3 फर्म और चौथा पार्टनर जो इनफैक्ट उनके पार्टनर आज की तारीख में रिजाइन कर चुके हैं, पास्ट पार्टनर हैं, उनको उन्होंने इसमें इसके उनके लिए ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी उनको ठहराया है। तो पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में आइटम 2, 5 एंड 7 जो हैं वो क्या है। आइटम 2 जो है उसमें वो है शेयरिंग ऑफ फीस विद नॉन मेंबर्स। आइटम 5 है सिक्योरिंग बिजनेस from any entity which is actually not neither the employee nor the partner of the firm। और जो सेवंथ आइटम है उसमें है using addresses and contact details in visiting card which shows that you are connected to उनकी मेल आई a entity which is not directly linked or is not eligible to be considered as a member of a firm in India। तो ये हैं जो 3 सेक्शन है, इन 3 आइटम्स हैं जिन पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करके उनको रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 को गिल्टी में इस कमेटी डिसिप्लिनरी कमेटी ने गिल्टी ठहराया है। जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है जो अगेन एक फर्म ही है, उसको इन 3 आइटम के अलावा उन्होंने आइटम नंबर 5 एंड 7 के अलावा शेड्यूल 2 में जो आइटम नंबर 1 है जो वो कहते हैं कि contravening any provision of the act regulating the regulatory which are actually not in compliance with the provision of the act or guidelines issued under the by the council। तो उसकी कंट्रावेंशन में भी ये पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का डील करता है जो आइटम नंबर 1 की हम बात करते हैं। सो कमिंग टू द स्पेसिफिक डिसीजन जो बात हुई, इसमें उन्होंने ऐसा डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये पाया कि जो ये कंपनीज हैं, जो ये एंटिटीज हैं, ये इनका एक जो ओवरसीज इनका नेटवर्क है उसके साथ इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए कुछ अमाउंट का लेन देन हुआ और वो सर्विस एग्रीमेंट उनके साथ हुआ। और इस अरेंजमेंट के तहत
उनका आपस में इंफॉर्मेशन का, ट्रांजैक्शन का ऐसा लेन देन है। ये जो उन्होंने कहा कि ये टोटली नॉन कंप्लायंस ऑफ आइटम नंबर 2, 5 और पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 है, जिसमें कि ज्वाइनिंग ऑफ इंटरनेशनल एंटिटी, एग्रीइंग टू इट्स कंटेंट and providing fees for referral work and payment of fees for such referral, इस तरह की बातों को उन्होंने पाया। ये पहला जो इशू इसमें बना। दूसरा बना कि विजिटिंग कार्ड्स में ऐसी इंफॉर्मेशन जो पार्टनर्स विजिटिंग कार्ड्स यूज कर रहे थे, उसमें जो एड्रेसेस थे, जो इंटरनेशनल एंटिटी के एड्रेसेस थे, ईमेल आईडीज थी, उससे ये साफ लग रहा था कि ये इनका एक क्लोज एसोसिएशन और लिंकेज है उस इंटरनेशनल एंटिटी से। और इसकी वजह से ऐसा जो बात बन के आई कि वो मल्टीनेशनल जो एंटिटी है वो उसकी वजह से उनको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, उनको और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स उनके इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, कि मतलब जैसे कि वो सिंस दे आर पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल सी एंटिटी, सो मोर एंड मोर क्लाइंट्स कम टू देम लुकिंग इट एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द बिगर सी सिस्टम। तो इस तरह से जो अगेन आइटम 7 पार्ट 1 का जो फर्स्ट शेड्यूल का है, वो उसकी नॉन कंप्लायंस इस तरह के केस में बनती है। और फाइनली जो बात आई कि ऐसा डिसिप्लिनरी कमेटी ने ऐसा पाया कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक फर्म के और उनके आपस में शेयर हुए हैं, ब्रांड नेम शेयर हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें शेयर हुई हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर होता है कि वो जो आपस में उनका लिंकेज है और उनमें हर तरह की आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने की बात है। इस तरह के हालांकि जो आर्गुमेंट्स रिस्पोंडेंट्स ने इसके अगेंस्ट दिए, उन्होंने कहा कि जो हमारी ओवरसीज एंटिटी है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ट्रांजैक्शन सब हुए हैं वो स्ट्रिक्टली कॉस्ट बेसिस पर हुए हैं, और इसलिए उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये एक उनका एक आर्गुमेंट रहा। ऑफ कोर्स जो दूसरे आर्गुमेंट की हमारा डिसिप्लिनरी जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है वो अभी चल नहीं रहा है, तो इसलिए ये केस नहीं, ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। और एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि सिंपली अगर रेमिटेंसेज हैं, इसका मतलब ये आप नहीं लगा सकते कि हमने कोई मार्केटिंग, पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग या ऐसा कुछ हमने करने के लिए वो पैसे बाहर दिए हैं, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि इस तरह की जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं वो बहुत सी स्पोर्ट्स इवेंट्स, बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, तो वहाँ उनका नाम पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है। तो और जबकि हमारे यहाँ पर जो लॉ हैं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट और गाइडलाइंस के हिसाब से हम पब्लिसिटी अब नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद ये हुआ कि वो ग्रुप बड़ा जो ओवरसीज ग्रुप है वो एडवर्टीजमेंट भी करता है, तो ये माना कि ये एडवर्टीजमेंट का फायदा यहाँ की जो लोकल इंडियन एसोसिएट्स हैं उनको भी हुआ। इस कारण ये नॉन कंप्लायंस इसका इस्टेब्लिश हुआ, और इसके बेस पर जो पेनल्टीज आपने देखी होंगी। और इनफैक्ट ये जो ऑर्डर अभी 25 अप्रैल को हुआ है, ये एक्चुअली फॉलो अप है इससे पहले जो 22 जनवरी 2024 को जो ऑर्डर हुआ था, जहां पर ये जो स्टैब्लिश किया गया था कि ये गिल्टी है, मतलब जो फाइंडिंग्स फाइनलाइज हुई थी वो 22 जनवरी के ऑर्डर में ही हो गई थी। इस ऑर्डर से तो उन्होंने वर्चुअली जो उसके जो पेनल्टीज लगाई, जो पेनल्टीज हैं कि इसमें मेंबर को 3 साल के लिए सस्पेंड किया, 5-5 लाख रुपए पर कंपनी का पर एंटिटी उस पर फाइन लगाया, और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर 1 साल और, इस तरह की
इसमें पेनल्टीज लगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ये अभी सारी इसके बारे में बात की, तो इसमें जो चोपड़ा साहब ने इनिशियली बोला था कि 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें नजर आते हैं कि नेटवर्क को यूज करना, उस नेटवर्क को यूज करके वहां से जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस करना, ये एक और वहां पर पब्लिसिटी, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट के जो एक उनके कंबाइंड एफर्ट है उनका बेनिफिट उठाना, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि उसके लिए आप अपना पैसा उनको दे रहे हैं, तो एक तरह से ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मोटे मोटे डिफॉल्ट्स जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से हैं, ये उनके बेसिस पर ये डिसीजन डिसिप्लिनरी कमेटी का हुआ है। चोपड़ा साहब, मैं यही बात को खत्म करता हूँ, आप आगे बात कर सकते हैं जी। Well, जी, thanks for explaining it so nicely. मैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक बात और करना चाहूंगा। एडवर्टीजमेंट फॉरेन में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, आप उसकी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। पर हिंदुस्तान में भी तो एडवर्टीजमेंट हो रहा सरोगेट मैनर में। आप पीकॉक अवार्ड भी करते हैं, आप दूसरे फंक्शंस भी करते हैं, आप हर तरीके के अवार्ड्स देते हैं, आप किसी और संस्था के साथ मिलकर भी अवार्ड्स देते हैं और उसी नेटवर्क के तहत देते हैं। मजेदारी की ये जो कि कार्ड के ऊपर यूज किया गया है, जिसका कि एड्रेस आपके कार्ड के ऊपर था। मैं किसी भी नेटवर्क का नाम नहीं ले रहा हूं फॉर सर्टेन रीजंस, बट इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो कुछ भी किया गया, ये तो फैक्ट है कि अगर आप डबल कार्ड यूज कर रहे हैं, कि आप यहाँ का कार्ड भी यूज करते हैं, उस कार्ड दूसरे कार्ड के ऊपर वहां के एड्रेसेस भी यूज करते हैं, वहां का डेजिग्नेट वो भी यूज करते हैं, नेटवर्क का भी क्लॉज यूज करते, आप सिर्फ ये लिख रहे हो कि पार्ट ऑफ दिस एंड दिस नेटवर्क इज अ डिफरेंट मैटर। आप तो उससे कहीं आगे चले गए। आपने हर कार्ड के ऊपर वर्चुअली ये हिंट दिया है कि यू आर एब्सोल्युटली वन एंड द सेम थिंग मोर और लेस। और वही नेटवर्क हिंदुस्तान में हर तरीके के फंक्शन भी करता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एडवर्टीजमेंट है, इसमें कोई ये सरोगेट मैनर में एडवर्टीजमेंट हो रहा था। मेरा अपना मानना ये रहा पहले, मैं इवन when I the president, I used to say this and I have no hesitation in saying this. Probably one of the ways to control this was that we could have allowed them the names but brought them into the disciplinary jurisdiction of the institute, very frankly. Unfortunately वो तो हुआ नहीं, और ये लोग उसका फायदा उठा के इनडायरेक्टली अपने एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। और दूसरी बात ये, जब आप इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, आप एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं, आप हमारे यहाँ हमारी जो बदकिस्मती रही वो ये रही कि कभी तो सरकार वाले, कभी बैंक वाले, कभी उनके नेटवर्क वाले, कभी उनके क्लाइंट ये लिख के देते थे कि ये ऑडिट सिर्फ इन्हीं फर्म से होना है बेसिकली। नो, दैट इज द इन्फ्लुएंस, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस टू द क्लाइंट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि सरकार के अपने जो टेंडर्स आते हैं वो इस तरीके के बने हुए होते हैं कि वो लोकल फर्म्स को मिल ही नहीं सकता काम, वो जाएगा ही सिर्फ कुछ और फर्म्स को बेसिकली। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सरकार अगर प्रमोट करना चाहती है इंडियन फर्म्स को और उसको बड़ा बनाना चाहती है, तो सरकारी टेंडर्स भी उसी तरीके से फ्लोट होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ना आज हो रहे ना पहले हो रहे थे, वो हो नहीं रहा। और फिर हम ये कहें कि जो हिंदुस्तानी फर्म्स नहीं है, फर्म्स तो हैं। आज केकेसी हैज बीन रैंक्ड एज द नंबर 1 इंडियन फर्म्स इन दी लिस्टेड एंटिटीज इटसेल्फ, ऐसा नहीं है। तो आज मतलब कि कुछ फर्म्स जो हैं वो उनका कल की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, इट्स पब्लिश इंफॉर्मेशन, कि आपकी इंडियन फर्म हैज बीन एबल टू compete and there are certain other Indian firms which are able to compete. Technically we are inferior to none, let's be very clear about it. आप ये कहते रहे कि नहीं साहब इंडियन फर्म्स ये कर नहीं सकती, मैं उस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। और अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई एडवांटेज उठा रहे हैं उसका, तो जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, अगर कोड उसको परमिट नहीं कर रहा, देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक आल्सो। और मैं ये हर इंडियन फर्म के लिए बात कर रहा हूँ। हमारे कुछ और लोग भी अपने कोई डेजिग्नेशंस लिखते रहते हैं, वेरी फ्रैंकली
कोई लिखता मैं डायरेक्टर हूँ बैंक के अंदर, कोई कहता मैं पास्ट चेयरमैन हूँ, कोई कहता मैं पास्ट ये हूँ। कहीं ना कहीं पे इस पे रोक लगनी चाहिए वेरी फ्रेंकली। और अगर ये केसेस भी सामने आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के, आई थिंक दीज पीपल आल्सो नीड टू बी टेकन एक्शन अगेंस्ट। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कर रहा है और इस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि जो चीज वो नहीं करता और उसको दिखाना चाह रहा है, बेसिकली ऐसे भी एडवर्टीजमेंट अभी भी होते हैं, दूसरी फर्म्स द्वारा भी हो सकते हैं, उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ एक बात पे अनिल जी आपकी कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में जो कंट्रावेंशन है ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई थिंक उसपे तो किसी तरीके का कोई संदेह है ही नहीं ना। उसपे किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। आप बाकी किसी चीज पे भी कुछ कहते रहे कि जी ये प्रूव नहीं होता, ये प्रूव नहीं होता, रेमिटेंसेस से प्रूव नहीं होता। आप अगर रेमिट कर रहे हो और आप ये कहना चाहते हो कि वो फॉरेन नेटवर्क इज ओनली ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी, ये प्रूव करना किसकी ड्यूटी है? ये प्रूव करना इंस्टीट्यूट की ड्यूटी नहीं है। ये प्रूव करना आपकी ड्यूटी है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपने किया वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे किया एंड इट हैव नो एलिमेंट ऑफ द प्रॉफिट एट ऑल। वो आपने दिया नहीं है। आप डिटेल्स देना नहीं चाहते हैं उन खर्चों की, आप शेयर नहीं करना चाहते उन खर्चों की डिटेल्स, then who will find it out basically? Then you cannot have the benefit of doubt in that particular case. जी सर, कैन आई जस्ट ऐड समथिंग? Yeah. हाँ जी सर। साहब जी, ऐसा लगता है कि अभी ये जो फर्म्स हैं ये अभी भी इन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया है। वो मैं आपको इस तरह से कह सकता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि नफरा ने इन सब कंपनियों का एक इंस्पेक्शन किया है। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बहुत स्पेसिफिकली ये रेफरेंस आया है। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, आई मीन रीड दैट पर्टिकुलर क्लॉज फॉर यू। पहले तो उन्होंने कहा कि जब इनका इंस्पेक्शन हुआ तो जो एंट्री मीटिंग हुई, इन्होंने उसमें कंफर्म किया कि दैट दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नेटवर्क, नंबर 1, जबकि उसका उन्होंने नेटवर्क एग्रीमेंट उनको प्रोवाइड नहीं किया। और नफरा ने अपनी फाइंडिंग्स में ये लिखा है कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज ऑफ हैं जो फर्म की हैं, जहां पर वो अपनी पॉलिसीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 एंड 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो इट मीन्स अभी डिस्प्लेरी तो अपने एक्ट तक ही रह गई, नफरा तो अब उसको बहुत आगे तक कंपनीज एक्ट के 144 के नॉन कंप्लायंस में लेके जा रहा है। देखिए अनिल जी, जो आपने कहा वो इसलिए भी है क्योंकि these firms refuse to, few of the, I will not say every firm, कुछ फर्म्स के केस में मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाह रहा हूँ इस वक्त, कुछ फर्म्स ने जो उनकी नेटवर्क की बाकी फर्म्स है अब्रॉड बेसिकली उनके नाम ही नहीं दिए। अगर वो आपने नाम नहीं दिए तो ILFS में क्या हुआ था? ILFS में हुआ यही है कि आप यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, आपके जो फॉरेन नेटवर्क के बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, विच इज इन वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन एनी केस फॉर दैट मैटर, एंड विच इज इन वायलेशन ऑफ द सेक्शन 144 ऑल्सो। अब ये नाम जो नहीं दिए गए, कोई ऐसा नहीं कि एक दो सिर्फ उनके नहीं दिए गए, इन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस दीज नेम्स हैव नॉट बीन गिवन। आपने पूरी की पूरी लिस्ट शायद नहीं दी है किन्हीं केसेस में, तो वो कहीं ना कहीं पे उसका इम्प्लीकेशन आज नहीं आएगा तो कल आएगा फॉर दैट मैटर। एक्चुअली इसकी कॉग्निजेंस तो नफरा को ही लेनी पड़ेगी। I will not say that institute will be taking cognizance of this. Probably NAFRA will have to take the cognizance of this. How do you establish your independence in that particular case? How do you ensure that your policy with regard to independence has been followed strictly? क्योंकि अगर आपने बाकी किसी नेटवर्क वाले से ये कंफर्मेशन नहीं ली कि आप उनसे उस पर्टिकुलर एंटिटी से जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उससे आप किसी तरीके का काम नहीं कर रहे जो 144 के तहत प्रोहिबिटेड है, then your own independent policy is not being complied with. तो मेरा अपना कहना सिर्फ ये है, चाहे वो हम हो या कोई और हो, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं इसको किसी व्यक्ति विशेष या फर्म विशेष के एंगल से नहीं देख रहा हूँ। आई एम वेरी क्लियर। आई थिंक फर्म मेरी हो किसी और की हो,
अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो 144 की वायलेशन में है, जो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के वायलेशन में है, then I am supposed to face the music for that. I'm very clear on that. So far as that part is concerned, मेरे ख्याल में हम सबको मिलके एक काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप थिंक टैंक कह लें, कुछ कह लें, एटीट्यूड सबका बदलना पड़ेगा। और ये कहना, बार बार एक ही बात का कहना, अभी कल भी स्टेटमेंट है, प्रेस के अंदर स्टेटमेंट है किसी का कि साहब दिस इज एंटी सच एंड सच ग्रुप ऑफ द फर्म्स। नो, I don't think that is the case. Basically, at least not in this judgment, that is the case. Under no circumstances one can agree to this. There were violations, probably. I will not say. Let the appellate authority take care of it. Let the appellate authority decide it finally. But there appears to be, or ultimately, a disciplinary committee which was headed by the president of that particular period in January, they have given the verdict. और फिर आप इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि साहब पनिशमेंट तो आप दे नहीं सकते क्योंकि ये आपको डिनोवो करना नहीं है। ये किस कोर्ट में होता? किसी कोर्ट में भी नहीं होता। जजेस बदलते रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं, कहीं पे होता, कहीं नहीं होता। ये you cannot say somebody decided, held you guilty, you have been given an opportunity to say कि आपको पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए। that is the end of the matter. Basically you should argue out your case based upon the merit कि आपकी पनिशमेंट lenient होनी चाहिए, stern होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे मेरे अपने हिसाब से हमें ये सब चीज को एक नजरिए से देखना पड़ेगा कि हम पूरे कोड ऑफ कंडक्ट की, चाहे मैं करूं, कोई और करे, कोई भी करे, मेरा बेटा करे, मेरी बेटी करे, कोई भी करे, अगर वायलेशन है तो इंस्टीट्यूट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। और आप ये कहते रहेंगे बार बार के साहब इलेक्शन में काउंसिल मेंबर ज्यादा नॉन बड़ी फर्मों से कम है, छोटी फर्मों से ज्यादा, ये मेरे ख्याल में कोई आर्गुमेंट चलता नहीं है। नोबडी स्टॉप्स एनीवन टू कंटेस्ट, anyone can contest this election for that matter, and I think the number is on this other side basically more than with the smaller firms for that matter. So I personally feel हमें ये आर्गुमेंट्स ना लेने चाहिए ना देने चाहिए, बिकॉज दिस फर्दर डिवाइड्स द प्रोफेशन। मुझे वो डिवीजन ऑफ प्रोफेशन मंजूर नहीं है। और मैं इंस्टीट्यूट में पहले भी ये बोला है और मैं आज भी ये बोल रहा हूँ, probably it is high time that we allow certain names to be given to the people and bring them into the disciplinary jurisdiction of the institute. Why not? I think otherwise these surrogate practices will continue to happen, which is no good at the end of the day. Let the surrogate practices stop. We have seen some of the most wonderful council members from the bigger firms. Let me be very clear about it. I don't want to name them. I have sat with them. I have worked with them. Some of the most wonderful. एक तो हमारे साथ अभी co-host ही हैं, हालांकि इनके साथ मैंने काम तो नहीं किया काउंसिल के अंदर, but the kind of ethics he has shown, I think it is absolutely remarkable. मैं ये कह सकता हूँ कि one of the most ethical person is just the co-host of this particular program, and he has been belonging to the bigger firm, and still I say he's one of the most ethical persons. तो ये सब चीजें जो है ये इंडिविजुअल बेस्ड है, और हर फर्म को एक बात तो देखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से रेगुलेटेड है, किसी लॉ से रेगुलेटेड है, then you must remain within the realms of that particular law or within the realms of that particular code of conduct. That's what I will like to say. थैंक यू सर। मैं इससे पहले कि संजीव चौधरी जी के भी व्यू जानूं, मेरे को ये सर एक क्लियर कीजिए कि कॉमन एरर्स वाला कवर करना है आज या डेफर करना है? आज नहीं करेंगे, डेफर चलो करेंगे। तो फिर मैं नाउ आई विल रिक्वेस्ट हमारे पास्ट काउंसिल मेंबर एज वेल एज चोपड़ा जी ने जैसे कहा कि मतलब वो एसोसिएटेड भी हैं विद द लार्ज एंटिटीज, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजीव चौधरी जी को कि वो भी इसमें ऐड ऑन करें अपना व्यू पॉइंट। देन हमारे साथ सुमित कांसल जी भी हैं। देन उसके बाद फिर देन एट लास्ट आई विल रिक्वेस्ट प्रेजेंट काउंसिल मेंबर टू शेयर हिज व्यूज। अश्विनी जी, एक हाँ बात जी। और भूल गए आप कि चोपड़ा सर ने ये भी कहा है मोस्ट एथिकल पर्सन। सो अच्छा। मैंने काउंसिल में काम किया है, मैं स्टैंप लगाऊंगा मैं कि मैं आपको भी बोल कंफर्म सकता करता हूँ, हूँ। I can say I have interacted with him personally. आप ठीक को ठीक बोलोगे, गलत को गलत बोलोगे, इसमें क्या बात है यार? इसमें कोई बात ही नहीं। तो मैं भी सब्सक्राइब करता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने काउंसिल में काम किया है, एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, यस, आई हैव नेवर सीन हिम
that any unethical things you have been even thinking in the mind. Sanjeev bhai. थैंक यू वेरी मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज की करेक्शन करूंगा अश्विनी जी की, यार आप हमें पास्ट बना देते हो. पास्ट मत बनाओ, हम फॉर्मर काउंसिल मेंबर हैं, पास्ट नहीं है. अभी हम प्रेजेंट हैं, काउंसिल मेंबर फॉर्मर है, पास्ट नहीं है. और फिर प्रेसिडेंट को भी पास्ट की जगह फॉर्मर ही कहना पड़ेगा. हाँ, वो भी फॉर्मर है सर, वो भी फॉर्मर है. एंड वीवी हैज द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम. एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. एक्चुअली इनका पता है प्यार है मेरे लिए, मेरे बड़े भाई है मेरे, तो थोड़ा बहुत इनका प्यार भी है जो हमें मिलता रहता है. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. कोशिश करते रहते हैं सर ठीक काम करने की, गलतियां सबसे होती हैं. सो आई एम श्योर आई वुड हैव मेड सम मिस्टेक्स, बट यू हैव बीन वेरी काइंड एंड आई thank you, and thank you Sanjay bhai also, and thank you Ashwini ji also. I have sir couple of observations only. I'm not going to the merits of the case. I have been with small firms, I have been with large firms. I have not changed whether I was in a small firm or a large firm. It didn't make a difference to me. I'm still now a consultant to a small firm and very proud of it. I'm working with them now again. So in my journey, I've seen both the firms, both the sizes. And as you rightly said in the beginning, I think it is the size that makes a difference. It is the same people who are sitting in small firms or sitting in the large firm. It is the same people passed from the same institute. Some have decided to be entrepreneurs. Some have decided to join larger firms. So that's the only difference. People are the same. Maybe some people may be of better quality in both the firms. You know, every firm may have some good people, some not so good people. Everyone is good. The degree may vary actually. So same people sitting in both the firms. I absolutely, sir, agree with your point, which you said in the end, actually, that somewhere the institute should have given them the names and should have regulated them instead of letting them go what they were doing. That is one place where the institute should have come more strongly. And actually, when I was in the council, sir, I had also suggested one thing, that if you don't want to give the name, recognize the network and say these networks can't do anything in India and they will have to follow the code of ethics of India. Because in India, you can't do whatever is, you can do only whatever is permitted. You see, outside India, my members can be regulated, but I can't regulate someone what they do in US or UK. But they can't do in India whatever is not permitted by our act, our regulations, our council guidelines. So that is very clear. That is point number 2. 3, sir, today our institute says we don't have foreign network guidelines. And I have a slight problem there because there were some guidelines, there was some Form D, there were some filings done, but post that the institute did not neither recognize nor de-recognize, didn't say anything, no response. So these firms actually filed some papers, and after that the institute did not take any action on that. This was, I think, in 2011 first, and this was in my council term also when the Sukumar order came. Then the then vice president issued a notice to the entire membership saying, whosoever has a network, etc., affiliation, and network and affiliation, I'm using in a very loose sense right now. They said, give the details. And I think about 176 or 150 to 200 firms gave some particulars. And that is the records with the institute. Post that, what has been done with them, I have no idea. That's number 3. Number 4, I think the institute should have decided, or the government should have decided, whether they would permit these firms the way they're operating or ask them to shut down. They could have taken a stand to say, sorry, you are not welcome in India. Get out, get lost. The government still recognizes them. The government still gives them work. Our institute, because of the name regulations or whatever regulations changed in 88, or there are no guidelines, have not permitted them the so-called international networks. Next, Sanjeev the ji, institute. Just one moment. Hanji. See, if you look at the order, there is a second part of it also. And it very clearly mentioned that the committee further directed the despondent and the respondent firms to immediately stop existing arrangement with the multinational entities, as the same is circumventing the provision of the Chartered Accountant. So that kind of, it means that there is a specific I would say mandate on that you cannot continue with this kind of arrangement. No, but Anilji, this has been going on for 30 years. The institute didn't have the eyes shut for 30 years, right? They could have done something 30 years back also. That's the only point I'm making. I'm not saying, I'm not commenting on the order or the merit of the order. I think, Sanjeev,
one thing we should be very clear about. Haji sir. Sir. The permission to these firms was for the consulting work. The permission was never for the audit work, unfortunately. Now, in the garb of the network or whatever you may say, all these years they have been carrying out the audit work, which was never Sir, permitted. It was I only agree. permitted. You agree with it? Yeah. So I'm not going into that, sir, because some firm would have done it, some what have they done. I'm not on that. I'm just only on the broad, very broad issues. What very broad issues saying I'm right now. At one place, the institute says don't do solicitation, and whatever they did in World Congress and GloPac is against the Act and regulations. So can the institute be held guilty tomorrow? I have that question actually, because as you were against it, I was against it. I was a member of a co-opted member of some committee and I objected to it. But I was the only person who was objecting to it in that group. There are others also like you have objected, but the council went ahead. Did the MCA stop them? MCA could have stopped them, given them directions. GloPac, again, they did the same thing. And this will happen every year now. I mean, this is what the feeling is, but it is unfortunate. Now, I think I am not going into the merits or demerits of the case. I think the government or the institute need to decide what should be the guidelines. I mean, I feel personally, I may be right or wrong, I don't know, some advertisement guidelines should be modified so that the smaller firms should be able to do something so that people should know about them. You see, how will people know about them? So a limited change is required in those guidelines so that there is a level playing field, number one. Number two, whosoever commits a mistake, haul them up in the next 6 months, 1 year and stop them. It can't go on for 20 years and no action taken and suddenly you say 90 days, stop everything. I don't know what will happen. This is the institute order. The courts, the appellate authorities will decide and the courts will decide. I'm not going into the merits or demerits of the order. 3, I think there is a requirement to look at these things much more closely for the benefit of the profession. If the Indian firms have to grow, when I say Indian firms, sorry, there's no Indian firm, they're all Indian CAs. I would say this smaller and the medium-sized firms to grow, there has to be a clear guidelines on networking, on multidisciplinary partnership firms. I mean, sir, if the Prime Minister made a comment in 2007, we are today in 2017, 7 years. Have we taken some baby steps towards that goal? Have we done the right things to grow that way? Make my members grow? So there are a lot of questions which are unanswered for me, which it'll be great that we see the smaller firms growing, becoming large to give competition to the larger firms. It is possible. It may take some time. Rome was not built in a day, but I think there has to be a path, a clear path and a correct path towards it. And you keep on making those changes. So I will not go into any other comment on the order or the correctness of it, because I've seen both sides. So I want to restrain myself in making any comment either which way. No, I fully endorse your views, Sanjeev, on certain matters. The only thing I will like to say is that one thing is clear. Anybody may say that the guidelines were not clear, so far as foreign network guidelines were not clear. But one thing was clear. If you have to test your independence has to be tested with reference to 144 also, 141 also, and of course, as per the Code of Ethics also. If your own network firms are doing some other work somewhere, you cannot do the statutory audit here. There is no doubt about it in my mind, so far as that part is concerned. So probably at some point of time, there has been some error on the part of some of the firms. Now, if there have been errors, probably that roadblocks will come in naturally in that particular case. In whatever consequences have to be faced, these have to be faced. But yes, I do agree with you. The times have changed. Probably there is a need for changing some of the things. There is no doubt about it. I have absolutely no doubt so far as this particular part is concerned. Time and tide waits for none, and we have to change. But at the same time, I think one of the issues which has been always going on in the minds of the smaller and medium firms has been that can anyone from abroad lay down a condition that such and such will be the auditor? I think this is one point which has been a burning issue all this particular period.
Now one may say that the investor can do it, but why not? They should look at some of the Indian firms also who can actually be fitted into that particular category. I'll just come back to you. Now one may say that it could be part of the listing requirements of New York or of Japanese stock exchange or UK stock exchange. I think if the Indian government, you talked of Mr. Modi, the Prime Minister, Honorable Prime Minister speaking in 2017, but what the government has done? Has the government actually issuing tenders which are in favor of the big four only or the bigger firms? No, the answer is no. Still, we continue to have those kind of tenders which are actually in the favor of the bigger firms only. You start asking for some kind of network, you start asking for so many offices, start asking for the turnover, you start asking for the profitability, etc. of the kind which cannot be seen, and everyone in the government knows that in that particular framework the Indian firms will not fit in. When I say Indian firms, all Indian CA firms for that matter. Agree. Barring few of the firms, maybe the top 10 and in some of the cases even the top 10 does not fit in. This will be only the top 3 or 4 firms which will fit in. No, I think the government has also not done the job which the government was supposed to do, unfortunately. Now, you may bring in 144, but if you are not taking the steps to ensure that the 144 can be implemented, I think there is something wrong about it. So, मेरा अपना मानना ये है, हम सबको, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर कोड ऑफ कंडक्ट की एक वर्ड मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और के लिए है. अगर मैं ये कहूँ नहीं जी ये तो सिर्फ बड़ी फर्म्स के लिए और छोटी फर्म्स के लिए, आई थिंक दिस इज रॉन्ग. मैं जब कॉमन एरर्स की बात अश्विनी जी कर रहे थे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम टैक्स ऑडिट करते हैं, कितने लोग हमारे में से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग रहे हैं? इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द ऑडिट. SA 505 हैज टू बी कंप्लाइड विद. मुश्किल ये है कि मैं छोटी फर्म कहते हुए किसी चीज को जी फीस नहीं है, फीस तो बढ़वाना मेरा काम है ना. मैं I must start charging the fee which I should be charging. But whatever auditing standards have to be complied with. ये जो नफरा के कुछ ऑर्डर्स आए हैं जिसपे हम 17 तारीख को चर्चा करेंगे, वेरी फ्रैंकली विद्याधर जी आएंगे उस पर चर्चा करने के लिए, नफरा के ऑर्डर्स पे इम्प्लीकेशंस के लिए. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो नफरा के ऑर्डर्स आए हैं ना, इसने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी, कम से कम लोगों में, मेंबर्स में एक चीज तो पता लगी कि अभी इंडिपेंडेंस भी कोई चीज होती है, और दूसरा ये पता लगने लगा कि भाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कोई चीज है. हम टैक्स का सेमिनार करते थे, आप 500 लोग जुटा लो, आप कैपिटल मार्केट्स पे करो 500 लोग जुटा लो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे करो तो 50 नहीं आते. These things have to change, the time had to change. There is absolutely no doubt about it. Otherwise, I think there will be more and more of the cases. और हम ये कह के कि साहब फीस नहीं है इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बैकग्राउंड में नहीं डाल सकते, होगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं होगा. Because unless the quality of the audit improves, the profession does not improve. और मैं लास्ट में एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ. Any profession which has to grow or any profession which has to maintain its position, it must see widespread qualitative change rather than the qualitative change only in the 10 or 15 or 20 firms for that matter. I think all the firms must grow, all the firms must have the expertise, all the firms must have the quality. अगर आप ये समझते हैं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो कर सकते, टैक्स शुरू कर दो, GST शुरू कर दो, फैमा शुरू कर दो, कुछ और फील्ड शुरू कर दो. जो ऑडिट में जाना चाहता है, जो रिस्क ले सकता है नफरा का भी, जो रिस्क ले सकता है इंस्टीट्यूट का भी, जो रिस्क ले सकता है किसी और चीज का भी, उनको तो वो करना ही पड़ेगा. आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इतना कुछ होने वाला है. बेसिकली I can't tell you, I was in one of the seminars a few days back of the corporate professionals. अब हम में से कितनों को पता है कि जो लिस्टेड एंटिटीज को ऑडिट कर रहे हैं उनको अपना डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करना विद इन द फर्म्स. Otherwise, you can be in problem for the insider trading prohibition. So what I am trying to say is कि कहीं ना कहीं पे अगर हम ऑडिटिंग में इन्वॉल्व हैं तो हमें ऑडिटिंग को ऑडिटिंग की तरह से ही करना पड़ेगा और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी पड़ेगी. ये हो सकता है कि कहीं पे 100% ना हो सके, पर यार 90% ट्राई कर लो, 95% ट्राई कर लो, ये तो मत करो कि 10% भी नहीं है. दैट इज नॉट पॉसिबल.
I think that's very important at the end of the day. Can I, Sanjay, can I just say one word, two sentences? I fully agree Yes, with yes, Chopra yes, Sahab yes. on Yes, sir. Chopra Sahab on MCA to do his job and the institute to do their job. And I think Chopra Sahab made a comment कि टैक्स वाले में 500 लोग आएंगे और ऑडिट वाले में 50 आएंगे. आप कोड ऑफ एथिक्स का सेमिनार करो भाई साहब, 10 लोग नहीं आएंगे. I can guarantee you that. That's also fair. And I may add one more thing. Some large firms follow the code of ethics immediately as soon as ISBA does, because they are larger all over the world. So they can't wait for each country to look at कि भाई क्या करें क्या ना करें. And I'm saying it with all humbleness, संजय जी आप काउंसिल में हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स का हमने हाल किया हुआ इस वक्त by making changes which are not required, and I will not go into those details because this is something else discussion. I think we have to cover a long way in reaching and making sure that our members follow the code of ethics, because in the end, this will hold us, in the right stead. You see, two people being the same quality wise, जो ethically or integrity wise better होगा, I think in the long run, he or she will do well, is my own submission. I may be wrong, but this is my own view. It is imperative for us to grow in India and outside India if we follow the ethics properly, and our institute ensures that the ethics are correctly made and correctly implemented. NAFRA will do their job, but the institute has to do their job. So I'll stop here. सर हमारे साथ सीए एडवोकेट सुमित कांसल जी जुड़े हुए हैं. उनका भी मेरे को चैट में आया है कि आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, तो आई विल रिक्वेस्ट सुमित जी टू प्लीज add in short so that we will conclude in next 10 minutes. I'll just take 5 minutes, sir. Thanks a lot, Voice of CA, for making me a panelist, and I'll just share my inputs. I'm much thankful to all the three esteemed speakers for their valuable insights. Now, just to bring further what Chopra sir had said. See, we are a professional. Now, surrogate advertising is a very important term which in last 1 decade has evolved. Now, this advertising, as far as products, goods are concerned, it is allowed and it is generally done. If you see the giants like Pepsi, Coca-Cola, they do surrogate kind of advertising, which is indirect advertising done, which we see on the TV channels. Governed by an act, we are governed by a professional body, which is under an act of parliament, which is the CA Institute. Similarly, like I am a lawyer, also an AOR before the Honorable Supreme Court of India. So there is a Bar Council of India, which the rules are there. We recently know the IMA case of Baba Ramdev. So there is a Medical Council to that effect. So direct or indirect advertising, in any sense, they cannot shrug shoulders saying that it was merely this. If we read carefully the judgment, the order of 25th of April 2024, it uses the word apparent. So it means that there is something called as circumstantial evidence. There are so many things coming in forth. I would just like to add that I also had a small stint with this international organization a decade back, and I see that the chambers of the partners are sitting, they have the same building. So they just keep adding the letterheads. जब audit firm का तो different letterhead पे sign कर दिए, जब international organization consultancy का, so what is this? Being a giant firm, just saying vaguely that no, I have been made a victim because I am a giant firm, they have caught me just for the sake of it, is not there, because it is not merely based on allegations. We have a proper reasoned order. I'll just take 2-3 minutes to dissect this judgment, this order, wherein the CA, the honorable members, which was the disciplinary committee, which was headed by our honorable sitting president of the ICI, they have given a very detailed explanation. I just come to, since I have come from the legal background, I just speak about section 22 for my viewers, members of the CA Act, which says professional or other misconduct defined, and it clearly says that it means professional or other misconduct. अब इसके लिए सर शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, जिसके अंदर 4 पार्ट है, मेरे क्लॉजेस हैं. So it's very, very objectively given. It is pinpointed. Now the burden of proof shifts upon the relevant chartered accountant or those 3 LLPs to showcase why it is not there. So coming to this, they say the composition of the disciplinary committee was different. This is the reply of the respondents. The
the entity in question. However, this is covered by an appellate judgment of Devika Nandan Gupta versus ICI. This is given in the judgment itself. Another thing is they say that the required procedure of law is not followed. Now, what is this required procedure of law? Where is the principles of natural justice vitiated? So this is not enumerated by them. Mainly speaking, that this is not there does not hold good. Now, another important fact is there, and I'll just see if it coincides with the honorable council members. Because Sumit, so Yes, I sir. only say, let it be dissected by the appellate authority. Let's not Very well. dissect it. हम जो प्रिंसिपल है उस पे बात की है, प्रिंसिपल पे हमने बात कर ली, हम जजमेंट को डाइसेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर जजमेंट को डाइसेक्ट करना शुरू किया तो दिक्कत। एंड यू हैव ब्रॉट आउट द पॉइंट वेरी वेल कि भाई आप ये ले नहीं सकते ऑब्जेक्शन के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है, वो बदल गया, वो मैंने पहले बात कर ली है। आई थिंक वी शुड, because this is more on a point of principle than anything else. One more. We are not here. in a very We are general- not here for dissection because it is subject Yeah, to yeah. still appellate. हम ये नहीं कहना चाहते कि ये जजमेंट ठीक है गलत है क्या, हम ये कह रहे हैं इससे निकल क्या रहा, बाकी मेंबर्स के लिए क्या प्रिकॉशन निकल रहे हैं, बाकी मेंबर्स के लिए ये प्रिकॉशन निकल रहे हैं कि भाई आप भी जरा ध्यान रखो, 2-2 3-3 कार्ड मत यूज करो, एक ही कार्ड यूज कर लो। आप ये मत लिखो अपने यहाँ पे डेजिग्नेशंस किसके साथ कनेक्टेड हो, क्या किया आपने, डोंट शो योर अटेनमेंट्स व्हिच आर नॉट देयर, डोंट गेट इनटू ऑल दिस हल्ला गुल्ला, डोंट पे एनी रेफरल फी बेसिकली टू एनीबॉडी व्हिच यू कैन नॉट डू, डोंट शेयर योर प्रॉफिट्स विद द नॉन मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो निकल के आए, और जो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस जिस दिन है उनको फॉलो करिए। कल क्या होगा, डिजायरेबिलिटी क्या है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, डिजायरेबिलिटी तो बहुत कुछ है वेरी फ्रेंकली, पर वो जरूरी नहीं कि कल क्या चेंज होगा उसकी हमें फिक्र नहीं। जिस दिन हम बैठे हैं उस दिन आपने क्या फॉलो किया, वेदर दिस इज इन कंसोनेंस विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूट और नॉट, दैट इज इम्पोर्टेंट। So all in all, we agree that this judgment, we affirm with this judgment, and we say that this is a good message to all the other firms also. It's a very strong message since one of the perhaps one of the giant organizations of the country is under question, is under scanner, is what I feel to say. And lastly, one thing which might be related to the judgment, but on a very generalistic term, they cannot say that the appellate authority is not there. There is a mechanism for it also. So legal recourse can be taken, but it's very good, and it's a message to the CA fraternity at large to maintain the dignity and esteem of the Honorable Institute, which may get tarnished if the CA members try to do one shortcut or the other, and they think that we can be kept scot-free. So that is my humble idea. And But one more message, very very clear to the institute. आप 10 से शुरू करके 24 में जजमेंट नहीं आनी थी, आपने 10 में शुरू किया, एक कमेटी की रिपोर्ट 10 में बन गई और 11 के शुरू में एक्सेप्ट हो गई, वो आप 24 में जाके उस पर जजमेंट दोगे तो ठीक नहीं है, ये तो फैक्ट है। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें अपने को भी देखना पड़ेगा। आप यू आफ्टर ऑल वो बंदा रिटायर तो हो ही गया ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, एक पार्टनर तो रिटायर हो गए ना, सीनियर वाले थे, ही रिटायर्ड, ही डिड नॉट रिजाइन, ही रिटायर्ड, and he retired almost 5 years back if I'm not mistaken. तो बॉस ये अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो आप नेम रिमूवल की कितनी भी बात कर लो, क्या नेम रिमूव करोगे उसका? What is his interest now? Having left. तो ये तो मैसेज इंस्टीट्यूट को जाना चाहिए ना। Sir, I think any president who comes in must make sure that such critical cases are disposed of as fast as possible. I think that is also a very clear message. Sir, I just want to talk about clause 7. This conclude करें sir, अब could this be modified to some extent in the changing times, considering email IDs or surrogate advertising also? My humble idea inputs from Chopra sir, that do we need an amendment in clause 7 with the evolving times? वो मैं इंस्टीट्यूट पे छोड़ूंगा बॉस। मैंने कहा बहुत सारी चेंजेस की डिजायरेबिलिटी है। आपने फिल्म, ये जितनी नेटफ्लिक्स पे फिल्म्स आती हैं या किसी और चैनल पे फिल्म आती हैं, अब सब पे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम आने शुरू हो गए, पहले नहीं आते थे। And nobody is even taking cognizance of it. Nobody is taking even cognizance of it.
और बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं उसके अंदर, वेरी फ्रैंकली बहुत बहुत बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बट वी आर सेइंग नहीं जी ये तो परमिटेड है। अब परमिटेड कहाँ पे है? ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये भी एडवर्टीजमेंट ही है यार। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, हम एक तो यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है और एक जल्दी होना बहुत जरूरी है किसी भी केस के डिस्पोजल। हाँ जी अश्विनी जी। थैंक यू सर। तो मैं अभी संजय जी को कहूंगा कि वो इसमें अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो जरूर करें। बिल्कुल करूंगा। पहले तो ये कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं इस शूट के ब्याह पे बोलूं, बट इन एनी केस क्योंकि मैं प्रेजेंट में काउंसिल मेंबर भी हूं और एक ऐसी कमेटी को हेड कर रहा हूं जो इन्हीं सब चीजों को डिसाइड करेगी और इन सब चीजों पे वर्किंग कर रही है, और Yes, sir. आगे भी जो है हम उस पे जो चीजें रह गई हैं या कहीं कहीं कमी है उसको पूरा करेंगे। लेकिन मैं 5-7 चीजों को जरूर टेकअप करना चाहूंगा। संजीव भाई ने भी कहा, चोपड़ा सर ने भी कहा, अनिल भाई भी कह रहे हैं, और मैं एक अश्विनी जी को रात में रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बोल लूं उसके बाद अगर कोई जो जिस फर्म का नाम हमने नहीं लिया, लेकिन अगर वो फर्म के कोई रिप्रेजेंटेटिव या उनके कोई ऐसे लोग हैं वो अगर कुछ बोलना चाहें तो वो जरूर अपना हैंड रेस करें ताकि उनका भी व्यू पॉइंट यहाँ कैप्चर हो जाए। तो ये रिक्वेस्ट है, जो भी कोई बोलना चाहे वो अपना हैंड रेस कर दें। लेकिन मैं कुछ चीजें संजीव भाई, ग्लोपैक या हमारी जो वर्ल्ड कांग्रेस है, इन दोनों में मैं एक चीज आपको बताऊंगा। काउंसिल ने बहुत कॉन्शियस नोट पे स्टॉल्स परमिट किए हैं, अटैचमेंट परमिट नहीं किया है, और लेवल प्लेइंग फील्ड हमने दी। और जब काउंसिल ने इस बात को डिसाइड किया, क्योंकि स्पॉन्सरर जो हैं वो सब आते हैं तो वहां पे स्मॉलर फर्म, और जब हम वर्ल्ड कांग्रेस कर रहे थे तो उस टाइम जो उसका होस्ट था वो आईफेक था, और आईफेक के जो होस्ट थे वो वहां पे कुछ बड़ी फर्में थी, उनकी जो है वो हम रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनको हमको ड्यू वेटेज देनी थी। इसलिए जो है काउंसिल ने उस टाइम डिसीजन लिया कि ये अपनी छोटी फर्मों को भी हम वहां पे स्टॉल्स परमिट करेंगे। और इसका वाई मीडिया जो निकला वो ये कि वो वहां पे उनका टेम्प ऑफिस, टेम्परेरी ऑफिस वो वहां पे वो रहेगा, और उस टेम्परेरी ऑफिस के अंडर जो है उनके रूल्स बनाए गए थोड़े बहुत कि आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और उन सब चीजों को इस तरीके से देखा कि वो वहां पे पुल मेथड से नहीं, पुश मेथड से अगर कोई आ रहा है, रोक रहे हैं हमने, पुल मेथड अगर कोई आ रहा है तो उसको हम वहां पे शोकेस कर रहे हैं। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, राइटली और रॉन्गली जो भी है। गाइडलाइंस की जहां तक बात है, इस टाइम मेरी कमेटी 2021 में जब मैं दोबारा काउंसिल में आया, पहले भी मैं इसमें जो है वर्क कर रहा था, 2021 में जब काउंसिल में आया तो मैंने नेटवर्किंग गाइडलाइंस बहुत सारे बड़ी फर्मों के साथ शेयर करी। ये बात संजीव भाई जानते हैं और सर भी जानते हैं, चोपड़ा सर, कि मैंने उसको शेयर किया। उसके अंदर एक ही मेन पॉइंट ऐसा था जिसके ऊपर बार बार जाके एक छोटा सा डिस्प्यूट अराइज हो रहा था। वो ये अराइज हो रहा था कि हम ये चाह रहे थे कि उन फर्मों के यहाँ पे कोई ऐसा पार्टनर, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो कोड ऑफ एथिक्स को जो है गारंटी करे, उसके लिए हमने वहां प्रोविजन किया था। कुछ कारणों से 2021 में क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आया और इस चीज को जो है वो नहीं कर पाया। 2022 में मैं नहीं रहा उस कमेटी का इंचार्ज, अब 2023 में मैं हूं। मैं आज सबके सामने अश्योरेंस करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बाय द एंड ऑफ जुलाई जो है वो गाइडलाइंस फिर पब्लिक डोमेन में डालूंगा और वहां से आपके कमेंट्स लेके फॉरेन नेटवर्क को भी कवर करूंगा। आज की डेट में जो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हमारी कमेटी जो है वो मर्जर की, डीमर्जर की और नेटवर्किंग इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी, जो सेक्शन 144 और जो रिक्वायरमेंट है जहां पे ऑडिट अपॉइंटमेंट की, उसके अंदर कुछ एक नए चेंजेस लाना चाह रही हैं, जो कि अभी सबने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस टाइम बोल के गए, उस कोशिश को अपने हम पूरी कोशिश करने की करेंगे कि वो काम पूरा हो। दूसरी चीज, जिन्होंने फॉर्म डी फाइल किया, कहीं भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनको रिकॉग्निशन नहीं दी, और ये पॉइंट आज की डेट में इसलिए भी वैलिड है कि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया था, और उन सम फर्मों पे क्योंकि वहां पे डिसिप्लिनरी में एक्शन चल रहा था,
इसलिए किसी तरीके का कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं दे पाए। ये एक छोटा सा पॉइंट मैं जो है वो बोलना चाहूंगा। दूसरा, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट में, जो कि एक पब्लिक डोमेन में 2010 की रिपोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उस रिपोर्ट को प्रेस किया, और जिसका मैं एक अहम मेंबर था, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि उस टाइम के कन्वीनर जो थे, जो हमारे ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट है आज, उन्होंने, फॉर्मर प्रेसिडेंट है सॉरी, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था कि उसकी रिपोर्ट को वो पूरा जो है वो हम देख सकें और बना सकूं। तो मैंने जब उसमें बनाया, तो मैं आज ये आपको बताऊंगा कि उसमें जितनी भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी गई थी, अगर एक्सट्रीम या पूरी इंफॉर्मेशन उस काउंसिल को दे दी गई होती तो आज कुछ और रिजल्ट होते, क्योंकि जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी गई थी, उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे काउंसिल ने वो रिपोर्ट लिखी। वहां मास्किंग किया गया था रिकॉर्ड, और इस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कर हमने किसी फॉर्म का नाम नहीं लिया। ये काउंसिल का डिसीजन था कि उसको ABCD टाइप की उसमें करा। कुछ फर्मों में कोई काम होता था, कुछ में कुछ हुआ था। तो जब मैंने उसको फाइनलाइज किया तो उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, और उसके अंदर स्पेसिफिकली बताया था कि लिमिटेशन क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें नहीं प्रोवाइड करी, फिर भी हमने उस रिपोर्ट के अंदर दिया। अगर यहाँ पे अगर हमें रेमिटेंस का यूज हमें वो, क्योंकि मैं किसी भी उस टाइम फॉरेन नेटवर्क को नोटिस नहीं दे सकता था, मेरी लिमिटेशन थी, मैं खाली इंडियन फॉर्म को इशूड की तरफ से नोटिस दे सकते थे, इसलिए हमने इंडियन फॉर्म से मांगा। इंडियन फॉर्म ने डिटेलें नहीं दी, बाद में वो सब धीरे धीरे आई। तो जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, उसके बेसिस पे जो इशूड ने फाइंडिंग दी, उसको आगे करके जो आज ऑर्डर्स आए या आए, जिसमें इतना टाइम लगा, तो चोपड़ा सर मैं ये बताऊंगा टाइम क्यों लगा। क्योंकि बहुत बार इसके अंदर डेटा नहीं आया, और जो काउंसिल के डिसीजन को मिनिस्ट्री भेजा गया, मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी को दिया गया कि सेक्रेटरी आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, सेक्रेटरी ने उसको डायरेक्टर को दिया, डायरेक्टर ने इनको पूरा चांस दिया, उसको 1.5-2 साल। हाँ, इसमें 2-3 साल का बीच में कहीं ना कहीं वो ऐसा रहा जहां पे वो, जैसे आज भी कोर्ट गए, कोर्ट के ऑर्डर्स के स्टे की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने कहीं स्टे नहीं दिया। किसी एक कोर्ट ने, चंडीगढ़ ने कहा कि आप ऑर्डर नहीं पास करें एक के अगेंस्ट, लेकिन अदरवाइज ये सब चीजें, क्योंकि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और एक पूरी, जहां पे कहीं ऐसा बड़ा, क्योंकि आज मैं इस फैक्ट को नहीं डिनाई कर सकता कि ये बिग फर्म्स मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। आज मैं उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं एम्प्लॉय कर सकता हूँ जितना इन बड़ी फर्मों ने करा है। तो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है किसी को, हमारा काम सिर्फ ये है पैरिटी पे लाना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना, जो चीज हम दे सकते हैं, अगर छोटी फर्मों को भी वही मिले तो ये चीजें आगे बढ़े। तो मैं इसमें ये एक चीज बोलना चाहूंगा। दूसरी चीज, आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऑडिटर की चॉइस पे, इस पे सर हमने जाके कॉमर्स मिनिस्ट्री में बात करी, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसका नोटिफिकेशन लाया, वो नोटिफिकेशन आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। वहां पे उन्होंने कहा कि जहां पे भी आप कहीं से फॉरेन पैसा आएगा, एफडीआई आएगी, एफडीआई परमिशन होगी, वहां पे एक इंडियन फर्म भी, एक डोमेस्टिक फर्म भी ज्वाइंट ऑडिटर होनी चाहिए। ये चीजें सब कोशिश करी गई समय समय पे, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं कहूंगा। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की संजीव भाई, हमने वॉइस ऑफ सीआई से ही आपका एक प्रोग्राम करा था, और मोर देन 100 मेंबर्स उसमें उस टाइम भी थे। अगर चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूं। तो आप ऐसा नहीं कहें कि आपके कोड ऑफ एथिक्स पे करेंगे, हम दोबारा करेंगे। ये अश्विनी जी ये नोट कर लीजिए, और इस बार कम से कम 300 मेंबर होने चाहिए। तो जो है कोड ऑफ एथिक्स में कैसे जो है अपने आप को हम उसको मैनेज आज कर करेंगे। देते तो शायद ज्यादा भी हो जाते सर। हाँ, आज हो जाते तो शायद ज्यादा भी कर देते। तो सर ये जो 2010 में और शुरुआत हुई 14 में, पीएफओ बना 16 में, 16 के बाद फिर उसमें हुआ। तो ये सर एक हमने पूरी मैं जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ, यस देयर वाज ए डिले फॉर 2-3 ईयर, बट समहाउ आज भी कोर्ट जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो सर जितने बड़े आदमी को आप टच करेंगे उतनी ज्यादा उनकी समस्याएं होंगी। एक छोटा आदमी कहाँ जाएगा सर? हमारे जो है इस केसेस में जो अपीयर होती है काउंसिल, शायद वो फीस ऐसी लेती हो जो मेरी टोटल रिसीट भी ना हो फर्म की। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए, बट समाउ एक अच्छा स्टेप आया है, एक मैसेज गया है कि जो है सब लोगों को इथिक्स के अंदर अपना रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए वो। और मैं ये वादा करता हूं कि आने वाले 2-3 महीने में पब्लिक डोमेन के अंदर कमेंट्स देने के लिए हम आएंगे। आप लोग उसके अंदर
खुल के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैंने अभी एक जो है सर्वे किया, उस सर्वे में मुझे मात्र जो है 100-125 टोटल कमेंट्स आए हैं, उसमें से 95 कमेंट्स ही ऐसे थे जो कि इन द नेचर जहां एग्जामिन कर सकते थे। तो अगर मेंबर हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो कैसे अच्छी चीज आ जाएगी। ये सब मेरा एक छोटा छोटा रिस्पॉन्स था, मैं कमेंट नहीं कहूंगा, एक रिस्पॉन्स था कि मैं इन सबको कवर करूं और कोशिश करूं कि वैसे मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है काउंसिल से, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट संजय अग्रवाल जितना मेरा नॉलेज है मैं उसको शेयर करूं अपने पार्टिसिपेंट। अश्विनी जी, अगर कोई भी किसी भी फॉर्म का कोई रिप्रेजेंटेटिव है और वो सर अपना हैंड किसी का रेज रेज नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है अभिषेक जी का। तो वो कहते हैं कि वेदर सीए फर्म कैन डू सर्विसेज फॉर ए टेम्परेरी स्टाफिंग सर्विसेज टू क्लाइंट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 year रिन्यूएबल अगेन आफ्टर 1 year। देखिए इसके अंदर क्या है, सर्विसेज तो आप कंसल्टेंसी कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इट शुड नॉट बी ए बिजनेस। आपको जब सर्विसेज देनी है तो आप अपने यहाँ एम्प्लॉय करें, उनको दे सकते हैं काम पे। अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, वहां पे आप जो है वो 15% कमीशन ले लें, वो शायद नहीं परमिट होगा, वो एक वो है ही बिजनेस नहीं है, एक्टिविटी। ये वो नहीं है संजय जी। ये हाँ कुछ जी, और कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि उनको बंदे हायर करके देने, मतलब कि आप अपने हाथ दे इट इज सकते मोर हैं। ऑफ ए बिजनेस। नहीं नहीं, आप अपना बंदा दे सकते हैं, उसकी कॉस्ट रिइंबर्समेंट ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, जी, कमीशन आप नहीं ले सकते। परंतु यहाँ यस, पे वो बात हो रही है सिर्फ ह्यूमन प्लेसमेंट्स की, कि आपने बायोडाटा इकट्ठे किया, उनको दे दिए, फिर उन्होंने कोई रिक्रूट किया तो उस पर अपनी कमीशन ले ली। वो नहीं कर सकते आप। नहीं जी, वो नहीं परमिट है, वो तो बिजनेस हो जाएगा हाँ एंड दैट इज नॉट परमिटेड। हाँ। तो चलो वो नॉन ये है। प्रोफेशनल की फर्म में कर लो दूसरी हाँ में। जी, ये जो है अभी कोई हैंड रेज नहीं है, इसलिए जो है बाकी आगे जो है वो संजीव भाई कुछ आप देना चाहेंगे कंक्लूड करें सर। जी कहा, चोपड़ा जी कंक्लूड से? कर दीजिए। नहीं नहीं, चलो, कंक्लूड कर दीजिए। चलो थैंक यू वेरी मच सर, आप सब लोग जुड़े हमारे साथ। पहले तो मैं संजय जी को ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहे हो, मैं इंस्टीट्यूट को भी लेटर लिख दूंगा कि अगर कोई भी फर्म, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, अगर उनका कोई भी पार्टनर प्राइमा फेसी गिल्टी पाया जाता है तो वो फर्म, उसकी एसोसिएटेड फर्म, नेटवर्किंग फर्म, उनको इलेक्शन पे बैन करना चाहिए। अगर वो काउंसिल में है तो उनको छोड़ना चाहिए। आज की डेट में हम डिमांड करते हैं कि एमपी के ऊपर चार्ज लग गया तो वो अपनी सीट छोड़े, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ते। और दूसरा, उसको बैन होना चाहिए कि उस फर्म का कोई भी पार्टनर आने वाले 3 या 5 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता एक टर्म के लिए, अगर वो उस फर्म में ये ऐसा कुछ होता है। ये तो एक मेरी सजेशन है। इसके अलावा जैसे संजीव भाई ने कहा कि हम ब्रांचेस वाले तो अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं, फॉर्मर चेयरमैन लिखते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और काउंसिल मेंबरों को पास लिखते हैं, तो आगे से अब फॉर्मर वर्ड ही यूज करेंगे। तो बाकी आज का जो हमारा मेन पर्पस था कि इस जो डिसीजन आया है, हालांकि सबने अपने जनरल व्यू भी बताए और डिसिप्लिनरी के व्यूज भी बताए और सम हाउ जजमेंट के ऊपर भी बताया और उसके इम्पैक्ट भी बताए। अभी रिसेंटली जब मैं प्रोग्राम जस्ट स्टार्ट ही किया था तो टैक्स सूत्रा की पूरी डिटेल्ड में एक मेल आई है, उसमें प्रॉपर उसने सभी नाम भी लिख रखे हैं तीनों फर्मों के, पार्टनर के भी, और उसके फैक्ट भी डिस्क्राइब कर रखे हैं और उसके स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा, ये सारा कुछ उसने पूरा टैक्स सूत्रा ने एक मेल अभी जस्ट मेरे मेल बॉक्स में आई और उसका टाइमिंग भी हमारे स्टार्ट होते ही, मेरे को तो ये लगता है लोगों ने कहना है कि जिंदल साहब ने स्टार्ट किया और इधर से मेल आ गई कि ये भी हमारी ही प्लांटेड लग रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम टैक्स सूत्रा को मैं तो जानता भी नहीं। तो ये मतलब कहते हैं, हालांकि हमारा जो इनिशिएटिव था कि ये जो किसी भी एंगल से, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा बुरा हो रहा है, तो उसके ऊपर एक क्लैरिटी लेके आए ताकि हमारे मेंबर भी अवेयर रहें इन चीजों से इन फ्यूचर। तो विद दिस वर्ड, जितने भी हमारे स्पीकर्स रहे, चाहे वो अमरजीत चोपड़ा साहब, जहाँ सीए अनिल शर्मा जी, संजीव चौधरी जी, देन सुमित कांसल जी, और नन अदर देन संजय अग्रवाल जी, जिनके लिए इतना तामझाम लगाया है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप ऐसे प्रोग्राम पे जो इमीडिएटली हमने अनाउंस किया और सबके लिए वो मतलब समझने वाली, मेरे को लगता नहीं था कि क्लिक होने वाली बात नहीं थी। इवन दो 124 मेंबर्स हमारे ऑल टाइम इस प्रोग्राम में रहे, तो आने वाले टाइम में भी हम और प्रोग्राम भी करते रहेंगे
Thank you very much for joining us on this program. Thank you वंस अगेन. थैंक यू. और संजय जी के लिए नमस्कार. वोटें इकट्ठी जरूर करते रहें. Thank you so much. वोटें जरूर इकट्ठी करते रहें. थैंक यू वेरी मच. कंट्रोल रूम प्लीज